गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इंजीनियरिंग पॉइंट चैनल में। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, डिस्कस करा था कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इसके उपयोग क्या है और किस टाइप के होते हैं। फिर इसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिस चैप्टर का क्या नाम है, डीसी सर्किट। ठीक है, डीसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी सर्किट, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, दिष्ट धारा। सर्किट का मतलब क्या होता है, परिपथ। और परिपथ किसे कहते हैं कि ऐसा परिपथ जिसके अंदर क्या हो, बैटरी लगी हो, पूंजी लगी हो और वायर हो, इनसे जो सर्किट बनता है वही हमारा सर्किट होता है। ठीक है, तो डीसी सर्किट में आज स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा को शो किससे करते हैं, कैपिटल आई से करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। और विद्युत धारा को किससे शो करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, चालक तार है। ठीक है, हमारे पास क्या है, चालक तार है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी आवेश फ्लो हो रहा है। तो वो आवेश मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, या यूं कह दो ये आवेश ले लिया मैंने क्यू। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, ये कोई वायर था, इस वायर के अंदर क्यू चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस क्यू चार्ज को इसमें फ्लो होने के लिए क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। और उस टाइम को क्या मान लेता हूं मैं, टी मान लेता हूं, यानी टी समय। ठीक है, कोई वायर था, उसके अंदर क्यू आवेश टी समय में बह रहा है। तो विद्युत धारा की क्या डेफिनेशन होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर, यानी एनी सर्किट इन फ्लो चार्ज। ठीक है, इट्स कॉल्ड टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा को हम शो करते हैं आई से। क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय, यानी चार्ज अपॉन में टाइम। तो आई का आई, आवेश को किससे शो करते हैं, क्यू से, समय को टी से। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना कि मात्रक यानी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। तो इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक या यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसे किससे शो करते हैं, ए से। ठीक है, और दूसरा मात्रक क्या होगा, उसको यहां से निकाल लो। चलो देखो, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, जैसा बताया मैंने, क्या होता है, कूलाम, जिसको शो करते हैं हम सी से, बटा समय का मात्रक सेकंड। तो एक विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटा सेकंड, और एक होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत धारा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ, जिसके बारे में हमने सेमीकंडक्टर में चर्चा की थी। तो यहाँ मैं बता देता हूं कि आपको ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल। ठीक है, ईएमएफ फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत वाहक बल। अब देखो, विद्युत वाहक बल को शॉर्टकट में ईएमएफ लिखते हैं और रिप्रेजेंट इसे किसे करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, अब देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है कि कोई भी सर्किट होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है, ये पूंजी है। ठीक है, इस सर्किट में कोई भी दो सिरे ले लो, चाहे मान लो ये और ये सिरे ले लिए, यानी ये दो पॉइंट ले लिए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो
पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी विभवांतर होता है, उसी विभवांतर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा कि कोई भी सर्किट हो, उसके किसी भी दो पॉइंट पर या दो टर्मिनल पर जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आने के पूरे पूरे चांस है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपसे ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ये नियम किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जर्मन के, जिनका नाम क्या था? जॉन साइमन ओम नाम था। ठीक है, उन्होंने क्या करा था? एक नियम दिया था। उस नियम को किस नियम किससे जाना गया? ओम्स लॉ के नियम से जाना गया। ठीक है, ये नियम उन्होंने क्या दिया था? ये इन्होंने बताया था कि किसी भी सर्किट में, ठीक है, किसी भी सर्किट में यानी किसी भी परिपथ में क्या हो? जब करंट फ्लो हो। ठीक है, कि जब किसी भी सर्किट के अंदर क्या हो? करंट फ्लो हो, तो क्या होता है? उसके कारण उसके सिरों पे क्या उत्पन्न होता है? वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? वोल्टेज। ठीक है, और ये वोल्टेज क्या होगा? करंट के डायरेक्ट क्या होगा? प्रोपोर्शनल, यानी क्या हो जाएगा कि V समानुपाती I। इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लो। ओम ने क्या कहा था कि जब किसी सर्किट में या किसी परिपथ में करंट को फ्लो करते हैं, तो करंट के फ्लो करने से उसमें क्या उत्पन्न होता है? वोल्टेज उत्पन्न होता है, और वही वोल्टेज किसके समानुपाती होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो V समानुपाती I, जहाँ V का मतलब होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और I का मतलब होता है करंट। ठीक है, आप देखो उसको आगे सोल्व करते हैं। V का V, ये समानुपाती का चिन्ह है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? R। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है उनका नियम? V इक्वल IR। ठीक है, जहाँ R का मतलब क्या होता है? ठीक है, जहाँ R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, ये होता है हमारा ओम का नियम। दोबारा से सुन लो कि किसी परिपथ में जब करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है, तो करंट के फ्लो करने से उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, और वही वोल्टेज करंट के क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो V समानुपाती I, समानुपातीयता होगी तो क्या हो जाएगा? R। तो V इक्वल क्या हो जाएगा? IR, जहाँ V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, और R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब देखो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसी में देखो एक चीज आती है ग्राफ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर 1 नंबर में कि जो V और I आया है, यानी हमारे पास क्या आया है? V समानुपाती I, यही है उनका नियम। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि V व I के मध्य ग्राफ बनाइए। तो देखो कैसा ग्राफ बनता है। सिंपल से ग्राफ का साइन बनाओ। यहाँ वो हो गया आपके, ठीक है, यहाँ हो जाता है V और यहाँ हो जाता है I। ठीक है, अब दोनों जब समानुपाती हो तो ग्राफ कैसा बनता है? मैंने बताया था, जब भी कोई दो टर्म आपस में कैसे हो? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, तो उनके बीच ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा? इस तरह का सीधा कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाता है? V व I के मध्य ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट। अब इसी में देखो 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या? एक तो ओमिक कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा है नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है? देखो, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर किसे कहेंगे? ऐसे कंडक्टर जो ओम के नियम को क्या करते हो? फॉलो करते हो।
वो हमारे क्या कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये हमारे सारे क्या होंगे, ओमिक कंडक्टर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होंगे, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हो वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, याद रखना, इसका एग्जांपल हो जाएगा सेमी कंडक्टर। ठीक है। ओमिक कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो करते हो, और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा सेमी कंडक्टर। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम रेजिस्टेंस की। ठीक है। जिसका सिंबल क्या होता है, आर, अभी हम पढ़ के आए। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है। तो देखो प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज ए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने में जो बाधा आती है, ठीक है, या जो प्रॉब्लम्स आती है, वही प्रॉब्लम्स हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है। जब भी करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किट में, तो उस समय जो प्रॉब्लम्स आएगी या जो बाधा आएगी, उसी बाधा को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें चीज आती है कि रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है, यानी रेजिस्टेंस है किस किस पर डिपेंड करता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक तार है। ठीक है। ये हमारे पास कोई तार हो गया, इस तार का नाम दे दिया मैंने PQ तार है हमारे पास। ठीक है। ये PQ तार है, और इस तार की जो टोटल लेंथ है वो मान ली मैंने स्मॉल है। ठीक है। मेरे पास कोई वायर है, उस वायर की जो लेंथ है वो मैंने क्या मान ली, स्मॉल एल मान ली। और इस तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ए। यानी ये हमारा क्या हो गया, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जानते होंगे, जैसे ये पेन है तो इसके आगे वाला हिस्सा है ना गोल वाला, इस एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। ये तार था, इसकी लंबाई एल मान ली, और इसका जो एरिया उसको क्या मान लिया मैंने, ए। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। और एक चीज और याद रखना, इस एरिया को थिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। ठीक है। एरिया जो होता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या बोलते हैं, थिकनेस भी बोलते हैं। यानी तार की जो मोटाई है वो ए है, या क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए है। ये क्या होता है, सेम होता है। तो अब देखो जो रेजिस्टेंस और डिपेंड किस पे करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली कि जो रेजिस्टेंस होता है यानी आर, ठीक है, वो समानुपाती किसके होगा, जो तार की लंबाई होगी ना उसके समानुपाती होगा। रेजिस्टेंस समानुपाती तार की लंबाई, यहाँ लंबाई क्या, एल, आर समानुपाती एल। ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस तार का जो थिकनेस है या क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके क्या होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती साइन, और सामने संख्या कहां चली जाती है, बटे में या अपॉन में। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को मिला के लिख देंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड क्या हो जाएगी, आर समानुपाती एल अपॉन में ए। अब ये कांस्टेंट है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक स्थिर राशि आएगी। तो इसको हटाते हैं तो यहाँ क्या आती है, रोजी अपॉन में एल अपॉन में ए। ठीक है। ये कांस्टेंट था, इसको हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, रोजी, ये एल और ये बट्टे में ए। अब देखो यहाँ जो रोजी है इसको क्या बोलते हैं, तो देखो इस रोजी को बोलते हैं अपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। इस रोजी को हम क्या बोलेंगे यहाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये होता है फाइनली हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाता है, रेजिस्टेंस का आ जाता है। क्या होता है, आर बराबर रोजी इंटू एल अपॉन में ए। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, एक तो तार की लंबाई पे, दूसरा एरिया पे करता है। ठीक है।
और यहाँ कांस्टेंट क्या आता है, रोजी, जिसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस है इसके मात्रक की बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसका मात्रक क्या होता है, यानी आर की यूनिट क्या होती है, ओम, और उसका सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, ओम, सिंबल क्या होता है, इस तरीके का, ये क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे देखो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट निकालते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, यानी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या है, आर बराबर रोजी एल अपॉन में ए। मुझे किसकी विमा निकालनी है, रोजी की, सॉरी मेरे को रोजी का क्या निकालना है, मात्रक बताना। तो क्या करो, ये सारा इधर है, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, रोजी बराबर आर इंटू ए अपॉन में एल, ये आ जाएगा फॉर्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब इसका मात्रक निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम इंटू एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मात्रक मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या की, ओम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा मात्रक, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखो इसके अंदर 2-4 चीजें आपको ध्यान रखने के बारे में जरूरी है, किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। वो क्या होती है देखो बताता हूँ। तो जो चालक पदार्थ होते हैं, यानी जो हमारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इन कंडक्टर का जैसे मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक का क्वेश्चन है कि जब किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाता हूं तो उसकी चालकता कम हो जाती है। क्यों कम होगी, क्योंकि इसका क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब किसी के अंदर करंट का फ्लो कम होगा तो उसका सिंपल सा रीजन क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लागू होती है कि जब भी हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी चालकता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी चीज होती है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर में आप भले कितना ही कर लो, कितने टेम्परेचर बढ़ा लो, कम कर लो, ये हमेशा क्या रहता है, इंसुलेटर का इंसुलेटर रहता है, यानी इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, तीसरा आता है सेमीकंडक्टर, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि जब कंडक्टर की हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और सेमीकंडक्टर की यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी में क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, तो क्या करते रहना, ये जो भी करा रहा हूँ इसको मैं आप कॉपी ले लेना, साथ साथ में इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जैसे ही आपको इसका लिंक मिलेगा मैं इसके साथ आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना, एक एक टॉपिक को, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर आता है। ठीक है, और इसके कोशिश साथ में यही करना कि इस चैप्टर को समझ के कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट्स बना सको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधों का क्रम, यानी प्रतिरोधों को हम किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको श्रेणी क्रम प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधों का कैसा क्रम, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। तो देखो श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये कि वायर था, इसमें ये 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। ये किसका सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का। ये 2 रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। कितने भी अपने रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तार लिया मैंने, उसके अंदर 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी लगा दी और ये हमारे पास क्या हो गया, स्विच हो गया। ठीक है, बैटरी की बड़ी लाइन प्लस की होती है और छोटी लाइन माइनस की, और ये सिंबल होता है स्विच का यानी कुंजी का, जिसको किससे लिखते हैं हम, के से। ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, तीनों का क्या है, अलग अलग मान है। तो इसको मान लेता हूं मैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, और करंट हमेशा किससे निकलती है, प्लस से। तो इससे करंट निकलेगी कौन सी, आई मान लो, वो यहाँ आई, यहाँ पे आई। तो इसमें से भी आई पासिंग हुई, इसमें से भी आई गुजरी, इसमें से भी आई गुजरेगी और वापस इस स्विच से होते हुए वापस किसमें आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा का मान क्या होता है, सारे के सारे प्रतिरोध में समान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके वोल्टेज की। करंट समान है तो इनका वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग। R1 के लिए वोल्टेज हो जाएगा V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए क्या हो जाएगा वोल्टेज, V3। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी परिपथ में करंट का मान सेम होगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, यदि वोल्टेज समान है तो करंट का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सारे के सारे प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इनमें धारा का मान भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और इनका वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ पे देखो धारा और वोल्टेज में किसकी वैल्यू अलग आ रही है, वोल्टेज की आ रही है, क्योंकि देखो वोल्टेज यहाँ 3 है, V1, V2 और V3, लेकिन करंट एक ही जा रही है, कौन सी, I। तो इन दोनों में जो अलग होगा ना, उसी को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो करंट I सेम है, लेकिन यहाँ वोल्टेज क्या अलग अलग। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज यानी कुल विभव क्या हो जाएगा, V से शो करते हैं कितने विभव है, 1 2 3। तो मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबके हम वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो ये वैल्यू देखो किससे आएगी, अभी हम पीछे पढ़ के हैं ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल IR, यही था ओम का नियम, V बराबर IR। तो ये होगी, देखो इस V का मान आएगा V बराबर IR। अब इसी तरह V1, V2 और V3 का निकालेंगे। तो ये हो गया V1, V की जगह V1 कर दो और I का मान इसका सेम है, I का I। अब V1 के लिए R क्या है, R1 है, ये हो गया R1। ठीक है, इसी तरह ये V2 बराबर I का I, R की जगह V2 के लिए R क्या है, R2। ठीक है, और इसी तरह V3 का निकालना है तो V3 बराबर, ठीक है, V3 के लिए धारा का मान सेम है I, और V3 के लिए R क्या है, R3। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने क्या करे, सारे ओम के नियम से मान निकाल लिए। V बराबर हमने पढ़ा था IR, ये V का मान आ गया। अब V1 का निकालना है, V की जगह V1 रख दो और V1 के लिए धारा क्या है I, तो I क्या I, R क्या है V1 के लिए, R1 तो R1। इसी तरह V2 I की सेम रहेगी करंट और V2 के लिए R क्या हो जाएगा, R2। इसी तरह लिए V3 के लिए R भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये चारों मान क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो देखो इधर मैं रब कर रहा हूं, तो इधर देखो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने पर। ठीक है, तो V की जगह रखो क्या आएगा, IR। इसी तरह V1 की जगह रखो I R1 प्लस V2 की जगह I R2 और V3 की जगह I R3। हो गया। ठीक है, तो देखो IR का IR नेक्स्ट स्टेप में बराबर, इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, I को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या बच गया, R1 R2 प्लस R3, ये बचेगा। अब देखो ये आई आपस में कैंसिल, तो फाइनल क्या बच गया हमारे पास, R बराबर R1
प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाता है, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का टोटल मान याद करने का। यदि कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकला, श्रेणी क्रम में है, तो उसको किससे सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, यानी सारों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो देखो उतार दो, उसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब देखो इस पे एक दो मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ, किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम व 5 ओम किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं, देखो वी नो दैट, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। और भी होंगे तो हम क्या कर देंगे, प्लस R4 कर देंगे, और भी होंगे तो R5। ठीक है, R का यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस दे रखे, सारों को जोड़ दो, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 4 14, और मात्रा क्या लगा दोगे, ओम, तो ये आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या करना, जितने भी रेजिस्टेंस दिए होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो पहला तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि सीरीज का पढ़ लिया। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो 2 नंबर हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम। ठीक है, अब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, क्या मान आता है वो देखते हैं। तो देखो जैसे मेरे पास मान लो ये तार था, इसको मैंने क्या करा, इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, और वापस ये तार इस तरह जुड़ गए, यहाँ पे ये बैटरी होगी, ये हमारा स्विच हो गया। ठीक है, ये जो डायग्राम है किसका होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल का मतलब क्या होता है, सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे हो, समांतर में जुड़े हो। समांतर जानते हो, एक के बराबर दूसरा। ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों नाम दे दिया, ये R1 R2 R3, ये कुंजी के, ये बैटरी E मान लो। ठीक है, अब इसमें से करंट क्या जाएगी, यहाँ से गई I, यहाँ पे आएगी ये I। ठीक है, अब जैसे यहाँ करंट आएगी तो यहाँ आने बाद ये तार क्या है, 3 भागों में बट गया, तो ये करंट भी क्या होगी, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने मान लिया R1 में करंट I1 चलेगी, R2 में I2 और R3 में I3 चलेगी। ठीक है, अब तीनों आके वापस इस पॉइंट में मिलेगी करंट, और वापस जुड़ के क्या बन जाएगी, I, और वापस I इसमें से होते हुए वापस बैटरी में चली जाएगी। ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ धारा आई, ये 3 हिस्सों में बट गई, लेकिन अब देखो इसके अंदर धारा का मान क्या है, इन प्रतिरोधों में अलग अलग है, तो इनका वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम, यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम में क्या था, धारा का मान समान था, तो वोल्टेज का मान क्या हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, करंट का मान क्या है, अलग अलग, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कुल करंट निकालेंगे, टोटल करंट। उसमें हमने टोटल वोल्टेज क्यों निकाला था, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज का मान अलग था, और यहाँ पे किसका मान अलग है, करंट का, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट क्या मान ली मैंने, I कितने भागों में बटी हुई, 3, तो 3 बार जोड़ दो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1।
अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे आई का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से निकलेगा। तो देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या पढ़ा था हमने, V बराबर आई आर, यही था। मुझे क्या निकालना है, आई के मान निकालना है। यहाँ से आई क्या हो जाएगा, आई बराबर V बट्टा R, यही होगा। तो देखो एक मान ये आ गया। अब इसी तरह I1 निकालो, तो इस I की जगह रख दो, I1 बराबर V सेम रहेगा, V का V। I1 के लिए R क्या है, देखो R1 है, तो ये आ गया R1। ठीक है, देखो तो मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब इसी तरह देखो I की जगह रख दो, I2 बराबर V तो सेम रहेगा, और I2 के लिए R क्या हो जाएगा, R2। अब I3 I की जगह V का V, और R की जगह I3 का क्या होगा, R3। ये चार मान है, इन चारों मान को इस समीकरण में पुट कर दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो I की जगह क्या मान है, I का V अपॉन में R, I1 का V अपॉन में R1, I2 का V अपॉन में R2, प्लस I3 का V अपॉन में R3। ठीक है, तो V का V अपॉन में R बराबर, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, V, तो V कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ये बचेगा। देखो V से V कैंसल, तो फाइनल क्या बच गया, 1 अपॉन में R बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 1 अपॉन में R3। ये क्या आता है, समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो समांतर क्रम में यदि हमसे पूछ ले तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या लगाना है, ये यानी 1/R बराबर 1/R1 1/R2, जितना भी होगा हम प्लस करके जोड़ते जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। ठीक है, अब देखो आगे, देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। जैसे मान लो इसने एक क्वेश्चन दे दिया हमें, ये इस तरह से क्वेश्चन दे दिया इसने। ठीक है, हम मान देंगे 2 और 2। ठीक है, इसने कहा कि आपको क्या निकालना है, R फाइंड करना है। अब इसने ये नहीं बताया कि आपको श्रेणी दे दिया, सीरीज दे दिया या पैरेलल दे दिया। तो आपको डायग्राम देख के ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है किसका है, सीरीज का या पैरेलल का। तो इसमें देखो ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, एक ही तार से जुड़े हुए हैं या समांतर में। तो देखो एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यानी आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम है, तो हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, हम जानते हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 1 अपॉन में R3, यही होता है। तो अब ये मान रख दो, 3 है तो इसलिए मैंने 3 तक लिखा, 4 होते तो प्लस 1 अपॉन में R4। तो देखो 1 अपॉन में R बराबर 1 अपॉन में R1 किसी को मान लो, सब सेम है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा 2, यानी 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 3/2, यानी कितना आ गया 1/R बराबर 3/2। अपने को क्या निकालना है, R पूछा है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक कर यार, लेकिन ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। हमसे देखो क्या पूछा है, R पूछा है, तो क्या हो जाएगा, R निकालना है तो इसको आपस में पलट दो, यानी R ऊपर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/3 ओम। ठीक है, R को ऊपर ले गया, 1 को नीचे लाया, तो बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, 2 ऊपर गया और 3 नीचे, तो 2/3, और यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है श्रेणी पे और समांतर पे, तो इसमें आप क्या करना, प्रैक्टिस करना, जो डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आता है देखो किरचॉफ के नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ, यूं तो देखो अपने फिजिक्स में किरचॉफ के बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो ये नियम है, इस नियम में दो नियम है, और दोनों नियम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम क्या था, उसको बोलते हैं, पहले नियम को बोलते हैं धारा का नियम या करंट लॉ, या फिर एक और नाम है इसका लूप नियम, इंग्लिश में भी ये बोलते हैं लूप लॉ, या फिर तीसरा नाम है इसका केसीएल। ठीक है, केसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, पहला नियम क्या था किरचॉफ का, करंट लॉ या लूप लॉ या केसीएल। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो इस नियम के तीन नाम है, वो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो ये नियम था क्या, ये नियम इसने ये बताया था किसी भी बिंदु पर या किसी भी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी इनपुट और आउटपुट, या इनकमिंग या आउटगोइंग, तो किसी भी पॉइंट पे आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का एल्जेब्रिक एड होता है या एल्जेब्रिक सम होता है, यानी किसी भी पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग और उसी पॉइंट से जाने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का केसीएल का नियम कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो कि किसी भी पॉइंट पर आने वाली यानी इनकमिंग करंट और उसी पॉइंट से जाने वाली आउटगोइंग करंट, दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, कैसे, डायग्राम से समझते हैं अपने, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये मान लो इधर धारा कोई I1 आ रही है, इधर ये I2 आ रही है, ठीक है, ये I3 जा रही है, ये I4 जा रही है, ये I5 आ रही है और ये I6। ठीक है, ये कोई डायग्राम दे दिया, ये हमारा पॉइंट दे दिया कोई O। अब इसने कहा है कि इस पे अपने को धारा यानी किरचॉफ का पहला नियम बनाना है, तो क्या नियम होगा, सिंपल सा बताया मैंने, क्या होगा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, सबसे पहले देखो कौन कौन सी आ रही है, आने का मतलब क्या, इस पॉइंट की तरफ तीर का निशान किधर है, तो इस पॉइंट पर देखो ये जो निशान है आने का, तो कौन सी आ रही है, I1 प्लस, और कौन सी आ रही है, देखो I2 प्लस, और कौन सी आ रही है, ये I3 बाहर जा रही है, I4 भी बाहर जा रही है, यानी I5, यानी इतनी आ रही है। अब देखो जाने वाली कौन कौन सी है, I3 बाहर की तरफ जा रही है, I3 प्लस, और कौन सी जा रही है, I4, ठीक है, प्लस, और कौन सी जा रही है, I6। ठीक है, तो देखो आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा इसको अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, ये था किरचॉफ का फर्स्ट नियम कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अब देखो इसका दूसरा नियम क्या था, सेकेंड लॉ, जिसको बोलते हैं हम वोल्टता का नियम, यानी वोल्टेज लॉ, या फिर इसका दूसरा नाम है केवीएल। ठीक है, केवीएल का मतलब क्या हो जाएगा, के का मतलब किरचॉफ, वी का मतलब वोल्टेज और एल का मतलब क्या हो जाएगा, लो, यानी केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो। ठीक है, ये नियम में एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये नियम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एनर्जी कन्वर्जन लॉ पे। ठीक है, कई बार पूछा गया है, यानी ऊर्जा संरक्षण पे क्या पूछा गया है कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है यानी केवीएल का या वोल्टेज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है एनर्जी कन्वर्जन लॉ, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये
नियम है जो कार्य करता है। अब ये नियम कहता है क्या, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको शॉर्ट और स्वीट डेफिनेशन बताऊंगा। क्या डेफिनेशन कहती है कि किसी भी सर्किट में, ठीक है, किसी भी सर्किट में फ्लो करंट, ठीक है, फ्लो करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, का मल्टीपल उस सर्किट में स्थित सेल के इक्वल होता है, यानी समिश्र IR बराबर होता है समिश्र E। ये नियम है किसका, वोल्टता का नियम। देखो क्या होता है, दोबारा समझा देता हूं मैं कि ये नियम क्या था कि किसी भी सर्किट में यानी किसी भी परिपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे और उन प्रतिरोधों से जितनी भी धारा जारी होगी, ठीक है, किसी परिपथ में जितने प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है, उन प्रतिरोधों से जितनी धारा जारी है उनका जो योग है, ठीक है, उनका जो योग है उस परिपथ में जो बैटरी लगी होगी ना उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यानी किसी परिपथ में वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट इन दोनों का मल्टीपल मतलब गुणा, इन दोनों की गुणा, ठीक है, जो किसके बराबर होगी, उस सर्किट में बैटरी लगी होगी उसके बराबर होगी, ठीक है। समझिए कि किसी भी परिपथ में जितने भी रेजिस्टेंस करंट लगे इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, उस परिपथ में जो बैटरी लगी होगी उसके बराबर। समिश्र का मतलब है ए, यानी किसी परिपथ में 2 बैटरी लगी हो तो उसको जोड़ने का साइन होता है समिश्र, या बहुत सारे रेजिस्टेंस करंट लगे हो तो उनको आपस में गुणा करके जोड़ते जाओ, उनका मान है उस परिपथ में लगी बैटरी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको देखो मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से, इतना देख लो, आप उतार लो इसको अच्छी तरह से। चलो आगे देखते हैं। तो इसको देखो मैं एक आपको सर्किट से समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम से। तो जैसे मान लो मेरे पास ये डायग्राम है, ये बैटरी होगी, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये मान लो कौन सी जगह थी के, ये बैटरी E, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ठीक है, और बैटरी से इससे करंट जा रही है I, ठीक है, I इसमें से होते हुए इधर से I होते हुए और इसमें से I होते हुए वापस इसमें चली जाएगी, ठीक है। अब इन सिरों का नाम दे दो, जैसे सर्किट हो गया ये ABCD। अब इस सर्किट में आपसे कहते हैं कि वोल्टेज का नियम लगाओ, तो देखो वोल्टेज के नियम कैसे लगाएंगे इसको, एक बार देखो इस डायग्राम को समझ लो आप लोग। ये सर्किट हो गया, तो इसमें आपको क्या करना है, इस पूरे सर्किट को लेना है, ठीक है। अब इस सर्किट को आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हो, चाहे A पॉइंट लो, चाहे B, चाहे C, चाहे D, और उसी पॉइंट पे घूम के आपको वापस आना है। तो मैं देखो A पॉइंट से ले रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सर्किट A से B, B से C, C से D और D से वापस A पे, ठीक है, तो A में, ठीक है। ध्यान रखना जिस पॉइंट से लोगे उसी पॉइंट पे घूम के वापस आना। यदि B लेता तो B से C, C से D, D से A और A से B, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में याद रखना, ये आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब भी वोल्टेज का नियम लगाएंगे, जब भी इसके अंदर वैल्यू निकालेंगे, तो याद रखना आपकी दिशा और धारा की दिशा अगर सेम है तब तो आप क्या लोगे, प्लस लोगे। यदि आपकी दिशा और करंट की दिशा दोनों की डायरेक्शन क्या अलग अलग है तब आप क्या लोगे, माइनस लिखोगे, ठीक है। जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तब तो आप प्लस लगाओगे, यदि आपकी और करंट की डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, ठीक है। तो देखो सर्किट ये लिया है, पहले कहां जा रहा हूं, A से B, तो देखो A से B के बीच कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, ये देखो R1, तो मैंने लिख दिया R1। अब इस R1 में से कौन सी करंट जा रही है, ये देखो ये जा रही है ना I,
ये गई, यहाँ से वापस आ रही आई जा रही है, ये आ गया आई। अब देखो चिन्ह कौन सा आएगा, मैं कहा जा रहा हूँ ए से बी, ये देखो ए से बी लिखा ना मैं, तो मैं कहा जा रहा हूँ ए से बी, मैं ए से बी गया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है R1 लिख दिया, करंट क्या थी I, तो दोनों की गुणा करके लिख दिया R1 I। अब देखो मैं A से B जा रहा हूँ, लेकिन करंट किधर आ रही है, करंट देखो B से A की तरफ आ रही है ना, ये देखो ये साइड, ये यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से होते हुए वापस माइनस में आएगी, यानी मेरी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी मैं यूं जा रहा हूँ और करंट यूं आ रही है, अपोजिट है, तो यहाँ पे हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस। समझिए माइनस क्यों है, क्योंकि मैं तो A से B आ रहा हूँ, लेकिन करंट B से A जा रही है, यानी अपोजिट है, तो इसलिए आगे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब आगे देखो B तक आगे, B से C, B से C और कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, दिख गया, क्या दिखा है, R2, तो मैंने यहां लिख दिया R2। इसमें से कौन सी करंट जा रही है, ये देखो ये आई जा रही है, आई जा रही है, मैंने लिख दिया आई। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज करो, मैं कह रहा हूं B से C, लेकिन करंट कहां जा रही है, C से B, यानी यहाँ पे भी अपोजिट है करंट मेरे, तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, माइनस। क्यों, क्योंकि अपोजिट है करंट, तो यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, अब आ जाओ B से C हो गया, C से D, C से D, C से D के बीच कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, छोड़ दो, आगे चलो। तो अब DC वापस D से E है, तो D से A के बीच कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, नहीं है, तो छोड़ दो, सही था। अब क्या लगा दोगे, बराबर। कितनी बैटरी लगी हुई है परिपथ में, एक ही लगी हुई है, क्या नाम, E, यहाँ लिखोगे, ये हो जाता है आपका वोल्टता का नियम। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना के इनकी बहुत प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो मुझसे आप पूछ लेना। सिंपल सा, इस पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, सीधा सा आपका इस पे नियम पूछेगा और आपको इस तरह इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, लगभग मैंने आपको बता दिया है। इनके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब आगे जो बच्चा है, नेक्स्ट आधा चैप्टर बचा हुआ है 50% अब, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है।